हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर तारों की दुनिया में। आज हम यह जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घूमा करती है। इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। करीब 5,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान था थुबैन तारे का। इसी प्रकार भविष्य में 11,000 वर्षों के उपरांत ध्रुव के बजाय वेगा अटल तारा होगा। तो अब हम सब लोग ये मानते हैं कि जो अर्थ है वो स्पिनर की तरह अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, और ये एक्सिस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में पोल स्टार दैट इज ध्रुव तारे की तरफ है। तो इसीलिए ध्रुव तारे की पोजीशन जो है वो स्टेगनेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, और बाकी सारे स्टार्स की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। लेकिन अगर आप स्पिनर चलाते हो तो आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो अपने एक्सिस पर तो घूमता है, लेकिन वो एक्सिस हमेशा एक जगह पर नहीं रहती। गोल गोल घूमते हुए वो एक सर्कल सा भी बनाता है, दैट इज वो कहीं एक पोजीशन पे नहीं टिका रहता है। स्पिनर जो है अपनी पोजीशन जो है वो चेंज भी करता है। तो ये जो एक्सिस है तो ये हमेशा सेम तो नहीं रहती, किसी एक पॉइंट पे तो नहीं रहती। तो इसी तरह से अर्थ जो है जो स्पिन हो रही है पूरी अपनी एक्सिस पर वो गोल गोल घूम रही है, तो उसकी पोजीशन जो है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्थिर ही रहे, तो वो पोजीशन जो है वो भी चेंज होती है। तो इस वजह से जो पोल स्टार जिसकी पोजीशन आज स्टैग्नेंट है, अगर हम 5,000 साल पहले की बात करें तो वो ध्रुव तारा भी जो है वो लोगों को घूमता हुआ लगता था, उसकी पोजीशन जो है वो स्टैग्नेंट नहीं थी, क्योंकि अर्थ जो है वो 20,000 ईयर्स में अपनी वो एक चक्कर पूरा करती है। दैट इज जो एक्सिस जो सर्कल बनाती है ना, छोटा सा सर्कल बनाता है जैसे स्पिनर, तो वो जो एक्सिस एक सर्कल बनाती है ना, वो एक सर्कल कंप्लीट होता है अर्थ का 20,000 ईयर्स में। तो 20,000 ईयर्स में जो है वो नेक्स्ट स्टार आ जाता है उस एक्सिस पर, इसलिए जो पहले वाला स्टार है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, और जो करंट स्टार होता है उसकी पोजीशन स्टैग्नेंट हो जाती है। तो अगर 5,000 ईयर्स पहले की बात करें तो ध्रुव तारा लोगों को घूमता हुआ दिखता था, और जो स्टैग्नेंट तारा होता था उस टाइम पर उसका नाम होता था थुबैन। और 11,000 ईयर्स के बाद वापस ध्रुव तारा जो है उसकी पोजीशन स्टैग्नेंट नहीं रहेगी, वो घूमता हुआ दिखेगा, और जो स्टार स्टैग्नेंट होगा उसका नाम होगा वेगा। वेगा स्टार जो होगा उस टाइम पर वो स्टैग्नेंट रहेगा, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी स्काई में। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें तो हमें एक और बात दिखाई देगी, वह यह कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा। यानी तारों के पटल पर कुछ इने गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो इन्हें गिने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। तो अगर आप स्काई के स्टार्स को ध्यान से देखोगे और कई महीनों तक, मतलब एक लंबे टाइम तक अगर आप उनको प्रॉपर स्टडी करते रहोगे, उनकी पोजीशन को स्टडी करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि तारे जो हैं वो फिक्स रहते हैं। उसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जो एक्सेप्शन हैं उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी ऑर्बिट में, वैसे ही जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं।
और जो स्टार्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। आपने देखे भी होंगे जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं, मतलब जो स्टार्स के का जो ग्रुप होता है वो कोई एक पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न हमेशा वैसे ही रहता है। तो बस जब अर्थ घूमती है तो इसलिए उसकी पोजीशन जो है वो हमको चेंज होती हुई फील होती है, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो एक्चुअली फिक्स्ड है। और जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है। तो प्लैनेट्स को बोला जाता है ग्रह और उनको घुमक्कड़ भी बोला जाता है। और जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी स्पीड जो है उसकी सारे प्लैनेट्स की स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो कभी कोई प्लैनेट आगे हो जाता है ऑर्बिट पे, कभी कोई प्लैनेट पीछे हो जाता है। दैट इज उनकी पोजीशन जो है चेंज होती रहती है। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। तो जब कॉमन मैन को ये पता चला कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो कुछ अलग होती है, उनकी स्पीड सबकी सेम नहीं होती है, तो उन्होंने एक धारणा बना ली, कुछ ऐसी स्टोरीज बना ली कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं इनमें कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं और ये इन पावर्स की वजह से ही ये इधर उधर भटकते रहते हैं। और इसी की वजह से जो ज्योतिष शास्त्र है उसको प्रोत्साहन मिला, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है उसको बढ़ावा मिला। और उसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि इन ग्रहों के पास, इन प्लैनेट्स के पास जो स्पेशल पावर्स होती हैं वो स्पेशल पावर्स जो हैं वो हमारी लाइफ्स को भी कंट्रोल करती है। तो हमारी लाइफ में कुछ भी गुड हो रहा है, बैड हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब जो है वो इन प्लैनेट्स से कंट्रोल होता है। ग्रहों के घूमने की पहली सुलझी 17वीं सदी में, जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया और उसी सदी में आइजक न्यूटन ने उन 3 नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः जिस भ्रामक धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहन किया उसका कोई सबूत नहीं रहा। तो ये जो पजल थी कि ग्रह किसी भी डायरेक्शन में कभी भी किसी भी स्पीड से चलते हैं, ये पजल जो सॉल्व हुआ 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में एक एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोनॉमर था योहान केपलर। उसने स्टडी किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूम रहे हैं। तो बहुत सारी स्टडी करने के बाद, बहुत सारे टाइम की स्टडी करने के बाद उसने ये प्रूव किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे तो भी नहीं भटकते, मतलब किसी भी स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाते, बल्कि उनका एक ऑर्बिट फिक्स है। जैसे अर्थ का एक ऑर्बिट फिक्स है वैसे ही सारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट फिक्स है और वो सन के चारों ओर ही घूमते हैं। और उसके बाद केपलर ने 3 रूल्स दिए और उसने जो प्लैनेट्स हैं उसका पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे प्लैनेट जो हैं वो अपनी स्पीड में, अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, आइजक न्यूटन, उन्होंने और ये एक्सप्लेन किया कि जो प्लैनेट्स हैं उनका कनेक्शन सन के साथ कैसे है। तो सन के साथ वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी चीज़ जब अपनी तरफ खींच पाती है अर्थ, तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स सन का है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं।
तो जो ये पूरी थ्योरी थी कि प्लैनेट्स जो हैं वो किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, उनके पास जो स्पेशल पावर्स होती हैं वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं, तो ये पूरी थ्योरी जो है वो 17th सेंचुरी में फेल हो गई, उसका कुछ भी प्रूफ नहीं रहा। और इसी पूरी थ्योरी पे हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है वो बेस्ड था। तो ज्योतिष शास्त्र तो है, लेकिन ये थ्योरी जो है ये फेल हो गई थी 17th सेंचुरी में। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफी निकट हैं, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण उन्हें और दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की भी ग्रहमालाएं हों। ग्रह पास हैं, तारे दूर हैं, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी। अब हमने पूरा समझ लिया कि जो प्लैनेट्स और स्टार्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं अपनी ऑर्बिट में, और जो स्टार्स होते हैं उनकी पोजीशंस जो हैं वो फिक्स होती हैं। और जो प्लैनेट्स हैं वो बाकी सारे स्टार्स के कंपैरिजन में हमारे पास है, और स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है। जब सन की या किसी और स्टार की लाइट किसी प्लैनेट पे पड़ेगी तब वो प्लैनेट जो है वो विजिबल होता है। तो जिस तरह से हमारा जो सन है और सन और प्लैनेट मिलाकर सब सोलर सिस्टम बनाते हैं, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि दूसरे जो स्टार्स हैं उनके भी इस तरह के सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं। दूसरे स्टार्स के जो आसपास प्लैनेट्स हो सकते हैं वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी लाइट ना होने के कारण वो क्लियर दिखते नहीं हैं, और स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनको अभी ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास हैं और जो स्टार्स हैं वो हमसे दूर हैं, लेकिन वो कितना दूर है। सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां नापने के लिए पैरलेक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम नाप सकते हैं, किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आंखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें नापने के लिए पैरलेक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती है। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसकी दूरी पैरलेक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते हैं। फिर 1838 में एक बेसल जो हैं वो ज्योतिर्विद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने ये पता लगाया कि हम तारों की दूरियां कैसे नाप सकते हैं। उन्होंने एक मेथड दिया जिस मेथड को बोला जाता है पैरलेक्स मेथड, और इस मेथड के थ्रू हम बहुत सारे स्टार्स से जो हमारा डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्स हम स्काई में देखते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो इतनी ज़्यादा दूर हैं कि पैरलेक्स मेथड से भी हम वो डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिस स्टार्स को हम देख सकते हैं उनका डिस्टेंस हम पैरलेक्स मेथड से नाप नहीं सकते, और जिनका डिस्टेंस हम पैरलेक्स मेथड से नाप सकते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते। तो ये था सेकंड पार्ट हमारे चैप्टर तारों की दुनिया में का। ये फाइनल पार्ट था। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एवरीवन।